लग रहा है मोहित शर्मा, जिस तरीके से कंगना रनावत ने कहा कि भारत सबसे सुरक्षित राज्य है, इसीलिए शेख हसीना ने शरण लिया? देखिए एक बात मैं आपको बता देता हूँ, इस देश में कंगना रनावत को कोई जवाब देने वाला नहीं है। एक्चुअल में क्या है, इस देश की मीडिया जो है ना वो गुलाम मीडिया है। गुलाम मीडिया है, सरकार की गुलाम मीडिया, जो सरकार कहती है ना बस वही करती है। अगर प्रधानमंत्री कह देंगे ना कि 2 और 2 3 होते हैं, तो मीडिया 2 और 2 3 ही बताने लग जाएगी, ये नहीं कहेगी कि 2 और 2 4 होते हैं। तो जब कंगना रनावत ये बात बोलती है ना, तो कंगना रनावत से कोई पत्रकार ये नहीं पूछता कि मैडम आप ये बताइए कि अगर भारत सबसे सुरक्षित देश है तो देश की बेटियों के साथ भारत में बलात्कार क्यों हो रहा है, क्यों भारत देश के अंदर महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है। और जितनी चर्चा आप बांग्लादेश की कर रहे हैं, अगर इससे 1% भी चर्चा इस देश की मीडिया और अखबारों ने और चैनलों ने अगर मणिपुर की कर ली होती, तो मणिपुर के अंदर जिस तरीके से महिलाओं को बेरहमी के साथ में निर्वस्त्र करके घुमाया गया, शायद महिलाओं की ऐसी हालत वहां पर नहीं होती। लेकिन मोहित शर्मा क्या लग रहा है, अभी कुछ दिन पहले कंगना रनावत ने एक फोटो बड़ा ज्यादा वायरल हो रहा था, जिसमें राहुल गांधी को टोपी लगाई थी, तिलक लगाई थी और एक कृष्ण का माला भी पहनाई थी। देखिए एक्चुअल में क्या होता है ना, जब एक ऐसा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा ना हो और उस पढ़े लिखे व्यक्ति को अगर आप पार्लियामेंट में भेज देना, तो वो अनपढ़ आदमी क्या करेगा। अगर एक पढ़ा लिखा आदमी है, अगर हम जैसा व्यक्ति पार्लियामेंट में पहुंचेगा तो हम एजुकेशन पे चर्चा करेंगे, हेल्थ पे चर्चा करेंगे, डेवलपमेंट पे चर्चा करेंगे। लेकिन जब एक अनपढ़ जाहिल और गवार आदमी पार्लियामेंट में सदन के पटल पर पहुंच जाता है, तो वहां पर पहुंच के ये दिखाई देता है कि हम जाहिल आदमी और हम जाहिलात ही हरकत करेंगे। तो उनके पास में शिक्षा का तो कोई मुद्दा है नहीं, वो तो राहुल गांधी के मुद्दे को उठा रही हैं, मंडी के मुद्दों को उठा नहीं रही हैं, वो राहुल गांधी के मुद्दों को उठा रही हैं। कभी कहती हैं कि राहुल गांधी नशा करते हैं, कभी कुछ कहती हैं, उल्टे सीधे बयानबाजी जो है वो कंगना रनावत करती रहती है। मुझे लगता है कि वो जो किसान की बेटी का जो हाथ था, उसकी जो छाप है अब वो हट चुकी है। इसीलिए कंगना रनावत इस प्रकार की अब हरकतें कर रही हैं। देखिए आप खुद भारत में रहते हैं, तो कंगना रनावत अगर कह रही है भारत सबसे सुरक्षित राज्य है, हमें गर्व होना चाहिए इस बात पे कि मैं इस बात में कोई दोहराई नहीं कि भारत सबसे सुरक्षित राज्य था, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी के अनपढ़ जाहिल और गवार नेता कुर्सी पे विराजमान हुए, भारत को असुरक्षित इन लोगों ने बना दिया। मतलब आप मुझे मेरी अपमान करते करते भारत का अपमान करने मैं कोई भारत का अपमान नहीं किया। क्यों भारत का अपमान करूंगा, भारत देश का नागरिक हूँ, क्यों अपमान करूंगा। मतलब सत्य बोलना भारत देश का अपमान हो गया क्या? मणिपुर में महिलाओं को निरस्त करके आप अभी यहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं आप सुरक्षित नहीं है क्या? मैं महिलाओं की बात कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? मणिपुर में महिलाओं को निरस्त कर घुमाया गया, नहीं घुमाया गया? भारतीय जनता पार्टी के नेता कुलदीप सिंह सेंगर ने एक देश की बेटी के साथ बलात्कार किया ही नहीं किया? पूरे परिवार को ट्रक से कुचलवा के मरवाया नहीं मरवाया? मरवाया ना। हाथरस में क्या हुआ बेटी के साथ, उत्तराखंड में क्या हुआ बेटी के साथ, आप लोगों ने नहीं देखा? फिर उसके बाद आप कैसे कह रहे हैं कि भारत सुरक्षित राज्य है? मतलब अगर भारत के अंदर नेता घुसखोरी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं भारत सुरक्षित है। भाई मैं आपको एक बात बता दूं, आप जरूर सऊदी जाते हैं, दुबई जाते हैं, लेकिन वहां के कानूनों का एक्सेप्ट नहीं करते। वहां जिस तरीके से एक बेटी के साथ बलात्कार करने पे आपको फांसी की सजा है, चोरी करने पर हाथ काटने की सजा है, ऐसी सजाओं का प्रावधान लेकर आइए, ऐसे ऑर्डर्स लेकर आइए, इतना मजबूत लॉ लेकर आइए। आज हमारे देश के अंदर इतनी बुरी स्थिति है कि हमारे देश के अंदर इतने सारे केसेस हैं, लेकिन उनको अटेंड करने के लिए हमारे पास में जजेस की संख्या बहुत कम है, क्योंकि एजुकेशन को जिस तरीके से लो करने का काम बीजेपी ने किया है, उतना किसी सरकार ने नहीं किया। देखिए जिस तरीके से बांग्लादेश के जो हालात हैं, आज मंदिर तोड़े जा रहे हैं, नाम पूछ के मारा जा रहा है, घरों को जलाया जा रहा है। पहली बात तो ये कि आप जो है ना घर से पढ़ के आया करें। मैं पढ़ के ही आई हूँ। मैं वीडियो आपने भी देखी होंगी इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे या फिर ट्विटर पे, जो लगातार वायरल होती जा रही है। व्हाट्सएप की बात नहीं की मैंने। नहीं तो आप व्हाट्सएप पे तो ज्ञान आप लेके आई हैं, वरना मुझे आप ये बताइए ट्विटर अगर आपने पढ़ा है तो ट्विटर पे क्या लिखा है बांग्लादेश के छात्रों ने, जरा बताइए मुझे और पूरे देश को भी। हमारी किसी उससे कोई दुश्मनी नहीं है, ना तो ऐसा हो रहा है, हमारी केवल प्रोटेस्ट जो हो रहा था उसी। मुझे ये बता दीजिए कि बांग्लादेश के अंदर ये क्यों चल रहा है, सब कुछ क्यों हुआ है बांग्लादेश के अंदर? जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उसको लेकर, तो फिर इसमें हिंदू और मुसलमान कहाँ से ऐड हो गया? लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहे हैं ना वो तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये बात मैं आपको बता देता हूँ कि पहले मेरी बात सुनिए, वीडियो को तो नहीं झुठला सकते, मैं सारी चीजों के जवाब दूंगा आपको, एक एक करके दूंगा। बांग्लादेश के अंदर आइस्कॉन टेंपल को तोड़ा गया जो कि किराए पर था। पहली बात आप सुनते जाइएगा, उसके अंदर किसी को भी चोट नहीं है। दूसरी बात यह कि बांग्लादेश के अंदर क्यों और किस लिए प्रोटेस्ट और प्रदर्शन चल रहा है, मैं आज आपको बताता हूं। बांग्लादेश के अंदर पेपर लीक का मामला, यानी सिविल सर्विसेज की परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ, उसको लेकर छात्र सड़क पर आए। कोटा यानी आरक्षण को लेकर छात्र सड़क पर आए, और छात्र जब उग्र हुए तो प्रोटेस्ट में जो है तमाम तरीके की चीजें हुई। उसके बाद में प्रोटेस्टर्स जो हैं, बांग्लादेश के जो छात्र हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारी लड़ाई जो बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक है, बांग्लादेश के अंदर हिंदू जो है वो अल्पसंख्यक है। जिस देश के अंदर जिनकी संख्या कम होती है उनको अल्पसंख्यक बोला जाता है। तो बांग्लादेश के अंदर हिंदू जो है वो अल्पसंख्यक है। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारी लड़ाई अल्पसंख्यकों से नहीं है, हमारी लड़ाई हिंदू मुसलमान से नहीं है। और आप इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते, अगर इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूं कि बांग्लादेश में आइस्कॉन टेम्पल को जो है तोड़ा गया, तो मैं इस बात को भी बताना चाहता हूं, इस बात को आपको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि बांग्लादेश के अंदर बहुत सारे ऐसे मुसलमान संगठन हैं और ऐसे बहुत सारे छात्र संगठन के लोग हैं जो हिंदुओं मंदिरों की हिफाजत
कर रहे हैं और साफ तौर पे वो ट्विटर पे लिख भी रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के किसी भी धार्मिक स्थल को ना तो तोड़ा जाए और ना किसी प्रकार की उन्हें चोट या हानि पहुंचाई जाए। अब सुनती जाइए धीरे धीरे। उसके बाद में क्या होता है कि बांग्लादेश की जो छात्र हैं वो एक मीडिया से बात करते हुए ये भी कहती हैं कि जिस तरीके से इंडियन मीडिया में दिखाया जा रहा है कि भैया अल्पसंख्यकों को चोट पहुंचाई जा रही है, हिंदुओं को चोट पहुंचाई जा रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी लड़ाई यहाँ पर सिविल सर्विसेज की परीक्षा कोटा को लेकर और आरक्षण को लेकर सरकार से थी। बात तो मेरा जो बात कह रहे हैं मैं एग्री हूँ उस बात से, लेकिन उसके साथ ही साथ हमारे भारत देश में जो मीटिंगें हुई और कहा जा रहा है कि जो बांग्लादेश के जो हिंदू हैं उन्हें भारत लाया जाए। पहली बात तो आप मुझे ये बताइए कि सबसे पहली बात तो है कि भारत की 125 करोड़ आबादी, आज उनको ही नरेंद्र मोदी सरकार रोजगार नहीं दे पा रही, उनको बेहतर शिक्षा मुहैया नहीं करा पा रही। अगर आप बांग्लादेश के और हिंदुओं को लेके आ गए, कल को अगर पाकिस्तान में कुछ हुआ तो पाकिस्तान के हिंदुओं को भी लेके आ जाएंगे। मैं आपसे ये कहता हूं कि ये लोग भारत को छोड़कर ही क्यों गए? अगर भारत में रहते तो इनकी जिम्मेदारी हमारी बनती है। लेकिन दूसरी बात ये कि मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो 2-2 रुपए में ट्वीट करने वाले वो कहाँ हैं? जो इजराइल और फिलिस्तीन की वॉर हो रही थी उस वक्त पर कह रहे थे कि भैया हम जाएंगे लड़ने के लिए। तो बेटा पैक कर लो झोला अपना और फटाफट से जो भी पहली ट्रेन दिखे, क्योंकि फ्लाइट तो तुम ले नहीं पाओगे, तो जो भी तुम्हें जनरल डिब्बा खाली दिखे उसमें चढ़ जाओ और बांग्लादेश पहुंच जाओ और वहां जाकर हिंदुओं को बचाने की तैयारी करो। क्योंकि तुम बहुत लंबी लंबी फेंकते हो अपने, तुम्हारे जो नरेंद्र मोदी है ना उनकी तरह तुम भी बहुत लंबी लंबी फेंकने लगे हो। तो इतनी लंबी लंबी जो तुम फेंकते हो ना, तो बेटा अब एक काम करो, अब सही वक्त आ गया। इजराइल तो तुम गए नहीं, वहां तो लंबी लंबी बतौले हाँक रहे थे, अब बतौले मत हाँको और बांग्लादेश जाओ और बांग्लादेश जाकर हिंदुओं को बचाकर लेकर आओ। जाएंगे है? क्या मोदी जी बांग्लादेश जाएंगे? मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये तो बहुत ही हंसी का कॉमेडी वाला सवाल आपने पूछ लिया। नरेंद्र मोदी जब मणिपुर नहीं गए, जिस मणिपुर में हिंदू बहन बेटियों को निर्वस्त्र किया गया, जब नरेंद्र मोदी आज तक मणिपुर नहीं गए, ये आदमी बांग्लादेश चला जाएगा? अभी घूमने के, सुन तो लो मेरी बात सुन लो, अभी घूमने के लिए इनको अमेरिका का कोई ट्रिप आ जाए, कनाडा का कोई ट्रिप आ जाए, ब्रिटेन का कोई ट्रिप आ जाए, तो बांग्लादेश इधर और भारत भी इधर, ये तो तुरंत निकल जाते हैं। अभी देखा नहीं मिस्र की मस्जिदों में कैसे घूम रहे थे, शेखों के हाथ चूम रहे थे, उनकी पप्पियां ले रहे थे। तो ये तो घूमने वाले हैं, ये आप समझ लीजिए। इनको तो मैं आपको सुन लीजिए, इनको तो जो है ना टूर एंड ट्रैवल मंत्री को बनाया जाना चाहिए। टूर एंड ट्रैवल, ये रंगा बिल्ला पद की गरिमा रखते। तो मैंने इसमें गलत क्या कह दिया भाई? उनके पास वो कला है, कला है उनके पास में घूमने फिरने की। देख लो एक और आपको पता है, कभी बस के पीछे आपने पढ़ा हुआ लिखा है? क्या लिखा होता है? मार्को पोलो। क्यों लिखा होता है पता है आपको? बताइए। नहीं आप बता दें। क्योंकि आप पढ़ी लिखी नहीं है इसलिए बता नहीं सकते। अब सुन लीजिए, मैं तो बता ही दूंगा, मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूँ। मार्को पोलो बस के पीछे इसलिए लिखा होता है, मार्को पोलो विश्व का सबसे बड़ा घुमक्कड़ था। तो अब मुझे लगता है कि मार्को पोलो को हटा के बस के पीछे लिखा है नरेंद्र मोदी, क्योंकि नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई घुमक्कड़ ही नहीं है। नहीं, मेरा सवाल है इसीलिए था क्योंकि मोदी जी का एक बयान बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें फिर से एक बार वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी थी, आजादी की लड़ाई लड़ी थी। तो अब वक्त आ गया है मोदी जी, उस वक्त तो आपको किसी ने नहीं देखा बांग्लादेश की लड़ाई लड़ते हुए, लेकिन इस वक्त आपको हम भी देखना चाहते हैं कि आपने कैसे लड़ाई लड़ी होगी, कैसे बंदूकों को उठाया होगा। तो मोदी जी अब वक्त आ गया है, एक बार फिर बांग्लादेश को उसके जुल्म से आजाद कराइए और अपनी जो शक्तियां हैं ना उनको दिखाइए। वैसे भी आपको आपके अंदर तो भगवान बताते ही हैं, तो भगवानी वाला रूप दिखाइए ना आप अपना, कोई अवतार लीजिए, कुछ दिखाइए जरा करके। अभी अगर ये कह दिया जाए कि भाई बांग्लादेश के अंदर जाना है आपको और तमाम सैनिकों को जाके बांग्लादेश के अंदर जो है वो सुरक्षा के लिए वहां पर जिम्मा लेना है, तो कौन जाएगा वहां? नरेंद्र मोदी जाएंगे या रक्षा मंत्री जाएंगे या विदेश में? सेना जाएगी ना, हर जगह सेना जाती है। और सबसे बड़ी बात ये कि जब हर जगह सेना को ही काम करना है तो सेना का मनोबल बढ़ाने की बजाय उसे घटाया क्यों जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल इसमें ये ऐड करूंगा कि अग्निवीर जैसी स्कीमें लाकर सेना का मनोबल क्यों घटाया जा रहा है? ये सवाल देश की सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब देश के अंदर हर एक काम सेना करेगी तो सेना को पेंशन क्यों नहीं मिलनी चाहिए? सेना को बढ़ावा क्यों नहीं मिलना चाहिए? मुझे बता दीजिए। इन सब पे एक सवाल बहुत ज्यादा अहम है जो देखा जा रहा है। देखिए भारत के जितने भी करीबी राज्य हैं, जैसे अभी बांग्लादेश हो गया और भी कई राज्य, श्रीलंका हो गया, उन सब में ऐसे हालात आ चुके हैं। तो क्या भारत के भी ऐसे हालात? मैं आपको पता है मैं इनको अनपढ़, जाहिल और गवार पत्रकार क्यों कहता हूँ? ये कह रही है कि भारत के जो क्या कहते हैं राज्य हैं, एक बात आप मुझे नहीं, आपने, मैंने यही अभी आप सब वीडियो को रिपोर्ट करके सुनिएगा। इन्होंने बोला करीबी राज्य, ये राज्य है या देश है? करीबी देश मैंने बोला। अगर आपने राज्य बोला हुआ तो हो गई होगी आप सब स्लिप ऑफ टंग, ठीक है? सुन लीजिए, पहले घर से ज्ञान अर्जित करिए, उसके बाद मैं आपको बता दूं। राज्य नहीं होता, देश होता है। तो भारत के जो पड़ोसी जो देश हैं, आपको बता दूं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वहां पर जो मुद्दा था वो था आरक्षण को और कोटा को लेकर और पेपर लीक को लेकर। भारत में आए दिन पेपर लीक की घटनाएं आपको सुनने को मिलती है। अभी छात्र सड़क पर उतरे, लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि छात्रों को बड़ी बेरहमी से लाठी और डंडे से मारा गया। इस देश के अंदर जब भी छात्र अपनी आवाज को उठाते हैं, यही छात्रों का हाल होता है इस देश के अंदर, मैं आपको बता दूं। लेकिन जिस तरीके से
मैं आपको बता दूं, पेपर लीक हुए वहाँ बांग्लादेश में, छात्र सड़क पर उतरे और आरक्षण को लेकर। आज भी हमारे देश की वो स्थिति है जब आप और हम कहते हैं हम 21वीं सदी के भारत में जी रहे हैं, वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। उस 21st सेंचुरी के भारत में आज भी किसी को मटके से पानी नहीं पीने दिया जाता, किसी को जो है मूछ नहीं बढ़ाने दी जाती, किसी को जो है आप घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता। तो आप एक बात मुझे बताइए, जब जात पात के नाम पर आप लोगों को बांटते रहेंगे तो यही देश की स्थिति होगी। जबकि देश के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आज नहीं है, लेकिन उनकी बदौलत मैं आपसे संवाद कर पा रहा हूं, बोल पा रहा हूं। और मैं इसलिए उनका हर वीडियो में धन्यवाद करता हूं बाबा साहब का, कि उनकी वजह से मैं अपने विचारों को जनता तक पहुंचा पाता हूं। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।